क्लास 11 चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति। हमने आपको पहले ही कहा था कि अंधाधुंध मशीनीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएगी। ये औद्योगिकरण के प्रारंभिक दशकों का वही समय था जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी से 1794 ईस्वी के समय में, ठीक है, एक नए विचार, कैसा विचार, तो राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और उन इस प्रकार के आंदोलनों ने यह दिखा दिया कि फ्रांसीसी क्रांति ने यह लोगों को सिखा दिया कि सामूहिक जन आंदोलन चलाना संभव है। इनसे 1790 के दशक की फ्रांसीसी संसदीय भाषाओं या सभाओं जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई जा सकती थी और रोजी रोटी के लिए हम आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। तो क्यों नहीं इंग्लैंड में भी, और इंग्लैंड के फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो कठोर परिस्थितियों में औरतें, बच्चे और मजदूर काम कर रहे हैं, इनको भी यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इनके मन में भी ये भावनाएं बैठने लगी है, इनके पास भी आबादी है, ये भी शोषण का शिकार हैं, ये भी गरीबी का शिकार हैं, अब ये भी एक दमनकारणी कानून का शिकार हैं। इंग्लैंड का फ्रांस के साथ एक लंबे अरसे से विरोध मीन्स युद्ध चलता चला आ रहा था। तो इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला जो व्यापार था वह लगभग छिन्न भिन्न हो गया था। फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा, बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई और जिसके कारण रोटी, मांस जैसे बहुत सारे आवश्यक पदार्थों की कीमतें फ्रांस में बढ़ चुका था। औसत मजदूरी स्तर से कहीं ज़्यादा ही बढ़ गया था। साथ ही साथ इससे एक और है कि ब्रिटेन की संसद ने 1795 ईस्वी में 2 जुड़वां अधिनियम पारित किया था, जिसके अंतर्गत लोगों को भाषण या लेखन द्वारा सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध या घृणा करने या अपमान करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया गया। यानी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोले तो उसको अवैध ही घोषित कर दिया गया। सोचिए। और दूसरा था कि 50 से अधिक लोगों की बेवजह का सार्वजनिक बैठक नहीं कर सकता है। मतलब अनधिकृत, जब तक वह अनुमति नहीं लेता है तब तक वह बैठक नहीं कर सकता है। लेकिन पुराने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन बराबर चलता रहा। ये पुराना भ्रष्टाचार किसके लिए प्रयोग किया जा रहा था? बात को समझिए। राजा के लिए, राजतंत्र के लिए, जमींदार के लिए, समझ रहे हैं ना, जमींदार, भूस्वामी, बड़े बड़े भूस्वामी के लिए किया जाता रहा है। ये सारे लोग कामगारों को यानी मजदूरों को वोट का अधिकार दिए जाने के खिलाफ थे और उन्होंने कॉर्न लॉज का समर्थन किया और इस कानून के अंतर्गत विदेश से सस्ते अनाज के आयात पर भी रोक लगा दी थी। कितने दुष्ट कानून बनाने वाले थे। जब तक कि ब्रिटेन में इन अनाजों की कीमत में एक स्वीकृति स्तर तक वृद्धि ना हो। तो जैसे जैसे श्रमिकों की तादाद और शहरों और कारखानों में बढ़ी, वे अपने गुस्से और हताशा को हर तरह से विरोध प्रकट करने लगे। साथ ही साथ इस दशक में पूरे देश भर में ब्रेड और खाद्य के लिए दंगे होने लगे, क्योंकि वहाँ ब्रिटेन के लोगों का जो मुख्य आहार था, खास करके गरीब लोगों का, वो ब्रेड ही था और इसकी कीमत पर ही अगर उनके रहने सहन का स्तर पर निर्भर करता था। मतलब ब्रेड की कीमत अगर बढ़ जाए तो वे खरीदने से फिर वंचित हो जाते थे। तो उन्होंने एक ब्रेड भंडारों पर कब्जा कर लिया और मुनाफाखोरों पर द्वारा लगाई गई ऊंची कीमतों से काफ़ी कम मूल्य पर बेचा जाने लगा। तो जो आम आदमी के लिए वाजिब था, नैतिक दृष्टि से भी वह सही था कि मैं अगर आपके फैक्ट्री पर कब्जा कर लूँ और जो आप अधिक दाम से बेच रहे हो, ठीक है, मैं उसे एक उचित दाम में सप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ तो नैतिकता की बातें हैं। चलो, ये सिलसिला 1840 ईस्वी के दशक तक चलता रहा। परेशानी का एक और कारण यह भी था कि जिसे चकबंदी या बाड़ा पद्धति कहते हैं, मतलब खेतों का घेराव करना। हम लोग आज भी खलिहान बनाते हैं तो चारों तरफ बाड़ा लगाते हैं, घोरान जिसको कहते हैं,
तो चूंकि खेती पर्पज से जो एक बड़े बाड़ा तैयार करता था उसे चकबंदी कहा जाता था। तो 1770 के दशक से छोटे छोटे सैकड़ों फार्म शक्तिशाली जमींदारों के बड़े फार्मों में मिला दिए गए। मतलब छोटे छोटे मजदूर लोग या किसान लोग अपने घर के आसपास जो जमीन जोत रहे थे उनको भी इनमें मिला दिया गया। अब नई मुश्किलें हो गई कि जब शक्तिशाली जमींदार आपकी जमीन को हड़प ले और बड़ा फार्म बना डाले तो आपको वहां से भागना पड़ेगा, आपको शहर की तरफ जाना पड़ेगा, आप फिर मजदूर बन करके फैक्ट्रियों में काम करेंगे, आप अपने परिवार सहित गरीबी को झेलेंगे, भूखे मरेंगे, काम आपको लगातार करना होगा, आपके शरीर का न्यूट्रिशनलिटी कम हो जाएगी। तो ये मार इन्हें झेलना पड़ने लगा। यॉर्कशायर में ऊन कतरने वालों ने ऊन कतरने के ढांचों को तोड़ दिया। गुस्से में इन मजदूर लोगों ने तोड़ दिया क्योंकि इन पर काम का बोझ अधिक था लेकिन सुविधाएं नगण्य थी। साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ पर ब्रिटेन सरकार जो है उन दंगाइयों को 9 दंगाइयों को फांसी की सजा हुई और 450 लोगों को कैदियों के रूप में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। ठीक है, लेकिन एक करिश्माई व्यक्तित्व वाले जनरल नेड लुड के नेतृत्व में लुडिज्म नामक एक अन्य आंदोलन चलाया और यह एक अन्य किस्म के विरोध प्रदर्शन का उदाहरण था। लुडिज्म के अनुयायी मशीनों की तोड़फोड़ में भी विश्वास नहीं करते थे बल्कि न्यूनतम मजदूरी, नारी एवं बाल श्रम पर कंट्रोल करना, मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम और कानूनी तौर पर अपनी मांगें पेश करने के लिए एक ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकारों की भी मांग करते थे। औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक वर्षों में श्रमजीवियों के पास उन कठोर कार्रवाइयों जिनसे उनके जीवन में फेरबदल हो रही थी उसके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए न तो वोट देने का अधिकार था और न ही कोई कानूनी तरीका था। परिणाम स्वरूप अगस्त 1819 ईस्वी में 80,000 लोग अपने लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग के लिए राजनीतिक संगठन बनाने और सार्वजनिक सभाएं करने और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग करने के लिए मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स मैदान में शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए। लेकिन यहाँ उनका बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया गया और इसे पीटरलू के नरसंहार के नाम से जाना जाता है। और यह जो दमन हुआ दरअसल ये 1795 ईस्वी के 2 जुड़वा अधिनियमों के खिलाफ हुआ था। बाद में 1824 और 25 ईस्वी में इस दमन के बाद, इस आंदोलन के बाद इसको खत्म कर दिया गया और पीटरलू का नाम दरअसल वाटरलू शब्द से मेल खाते हुए बनाया गया था। फिर देखेंगे आप कानूनों के जरिए सुधार। तो सरकार औरतों और बच्चों के काम की परिस्थितियों के प्रति कितनी जागरूक थी ये आपको बता दिया है। ठीक है, महिलाओं से काम अधिक समय तक लिया जाता था। बच्चों से इवेंट की काम लिया जाने लगा 12 घंटे तक, जो कि जिनकी आयु 9 से 16 वर्ष की बच्चे थे। ठीक है, और 1819 ईस्वी में ये कानून भी बना दिया गया था। अब सोचिए अगर 9 साल के बच्चे 12 घंटे तक काम करेंगे तो उनके हेल्थ पर असर क्या पड़ेगा, वे कितने दिन तक जीवित रहेंगे। ठीक है, सारी चीज को सोचिए जरा। धीरे धीरे इस कानून में बदलाव लाया और 1833 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल, आप देखिए, रेशम की फैक्ट्री में लगाने लगे। अब बच्चों के लिए खास बदलाव लाया कि अब उसको सारी फैक्ट्रियों में नहीं लगाया जाएगा बट एक रेशम की फैक्ट्रियों में लगाया जाएगा। फिर भी चलिए देखते हैं क्या होता है। और अंततः 1847 ईस्वी में 30 वर्ष से भी अधिक लंबे अरसे तक आंदोलन चलने के बाद 10 घंटा विधेयक पारित कर दिया गया। तो इस कानून ने स्त्रियों और युवकों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए और पुरुष श्रमिकों के लिए भी 10 घंटे का दिन निश्चित कर दिया गया। ये अधिनियम कपड़ा उद्योग पर ही लागू होते थे और खनन पर नहीं। सरकार द्वारा स्थापित 1842 ईस्वी के खान उद्योग आयोग ने यह उजागर कर दिया कि खानों में काम करने की परिस्थितियां वास्तव में 1833 के अधिनियम के लागू होने से पहले कहीं अधिक खराब हो गई है, क्योंकि पहले से अधिक संख्या में बच्चों को कोयला खानों में काम पर लगाया जा रहा था। और 1842 के खान और कोयला खान अधिनियम ने 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों से खानों में नीचे काम लेने पर पाबंदी लगा दी गई थी। फिर भी बच्चों को कारखानों में भी लगाया जाने लगा था।
औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क। दरअसल 1970 के दशक तक इतिहासकार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में 1780 के दशक से 1820 ईस्वी के दशक के बीच हुए औद्योगिक विकास और विस्तारों के लिए किया करते थे। लेकिन उसके बाद इस शब्द के प्रयोग को अनेक आधार पर चुनौती दी गई थी। जैसे औद्योगिक क्रांति पूरे ब्रिटेन में नहीं हुई थी, बल्कि ब्रिटेन के कुछ शहरों में ही हुई थी, ठीक है, कुछ फैक्ट्रियों में ही हुई थी। और ये कहना कि कहाँ कहाँ हुआ था, तो देख लीजिए, इंग्लैंड में परिवर्तन क्षेत्रीय तरीके से हुआ, मुख्य रूप से लंदन में हुआ, मैनचेस्टर, बर्मिंघम और न्यूकैस्टल नगरों में ही हुआ, न कि संपूर्ण देश में हुआ। तो हम इसे औद्योगिक क्रांति कैसे कह सकते हैं? क्या कपास या लोहा उद्योगों में अथवा विदेशी व्यापार में 1780 के दशक से 1820 के दशक तक हुए विकास को हम एक ग्रोथ क्रांतिकारी कहा जा सकता है? लेकिन आप पाएंगे कि मशीन आने के बाद उन्होंने सारी चीजों को बदल दिया था। तो हम यहाँ एक क्रांतिकारी परिवर्तन तो कह ही सकते हैं। आर्थिक परिवर्तनों के सूचकांक यह दर्शाते हैं कि एक सतत औद्योगिकीकरण 1815 ईस्वी से 1820 ईस्वी से पहले के बजाय बाद में दिखाई दिया था। 1793 के बाद के दशकों में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों के विघटनकारी प्रभावों का अनुभव किया गया। तो यहाँ भी देखिए प्रभाव पड़ता है। और इस तरह से उद्योगों में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी भी देश के धन के पूंजी निर्माण में और उसके आधारभूत ढांचा तैयार करने में और नई नई मशीनों को लगाने के लिए, अधिक से अधिक मात्रा में निवेश करने के लिए इन सारी चीज़ों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाने लगा। मतलब तकनीकी प्रगति लगातार बढ़ती रही और एक शाखा तक सीमित नहीं थी। तकनीकी प्रगति हर क्षेत्र में इसको अपनाया जाने लगा था। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास 1815 ईस्वी से पहले की अपेक्षा उसके बाद और अधिक तेजी से विकास हुआ। तो इसका उत्तर ढूंढने के लिए इतिहासकारों को एक तथ्य की ओर इशारा किया गया है। क्या? देखिए, पहला औद्योगिकरण और दूसरा यूरोप में, पहला ब्रिटेन में और दूसरा यूरोप में, उत्तरी अमेरिका और भारत में युद्ध लड़ना, और शायद वह उनमें से एक काम में असफल रहा। ब्रिटेन 1760 के बाद अगले 60 वर्षों में 36 वर्ष तक लड़ाई में व्यस्त रहा। तो जो पूंजी निवेश के लिए उधार ली गई थी वह युद्ध लड़ने में खर्च की गई। यहाँ तक कि युद्ध का 35% तक का खर्चा लोगों की आमदनियों पर कर लगाकर पूरा किया जाता था। कामगारों और श्रमिकों को कारखानों तथा खेतों में से निकालकर सेना में भर्ती कर दिया जाता था। खेतों में से निकालकर, समझ सकते हैं आप। यहाँ तक कि देखिए, आप नेपोलियन की नाकाबंदी की नीति और ब्रिटेन द्वारा उसे नाकाम करने की लगातार कोशिशों ने, आप पढ़ेंगे कि नेपोलियन किस प्रकार से ये नाकाबंदी किया था, ठीक है। इससे ब्रिटेन से निर्यात होने वाले अधिकांश जो टारगेटेड प्लेस थे जहाँ ब्रिटेन के व्यापारी पहुँचते, वे वहाँ से बाहर हो गए। क्रांति के साथ प्रयुक्त शब्द औद्योगिक शब्द अर्थ की दृष्टि से बहुत ही सीमित है। इस दौरान जो रूपांतरण हुआ वह आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका विस्तार इन क्षेत्रों से परे और समाज के भीतर भी हुआ। और इसके फलस्वरूप दो वर्गों को प्रधानता मिली। पहला था बुजुर्गा वर्ग यानी मध्यम वर्ग, और दूसरा था नेग्रों और देहाती इलाकों में रहने वाले मजदूर का सर्वहारा वर्ग। अब पाएंगे कि 1851 ईस्वी में लंदन में विशेष रूप से निर्मित स्फटिक प्रासाद में ब्रिटिश उद्योग की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एक विशाल प्रदर्शनी किया गया, जिसे देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। और उस समय देश की आधी जनसंख्या शहरों में रहती थी, लेकिन शहरों में रहने वाले कामगारों में से जितने लोग हस्तशिल्प के इकाइयों में काम करते थे, लगभग उतने ही फैक्ट्रियों और कारखानों में भी काम करते थे। तो 1850 के दशक से शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का अनुपात अचानक बढ़ गया और उनमें से अधिकांश लोग उद्योगों में काम करते थे, यानी वे श्रमजीवी वर्ग के थे। अब ब्रिटेन के समूचे कार्यबल का केवल 20% भाग ही देहाती इलाकों में रहता था। औद्योगिकरण का एक यह रफ्तार अन्य यूरोपीय देशों में हो रहे औद्योगिकरण के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। ब्रिटिश उद्योग के विस्तृत अध्ययन में इतिहासकार E.E. मसन ने कहा है कि 1850 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक की अवधि को एक ऐसा काल मानने के लिए पर्याप्त आधार है जिसमें औद्योगिक क्रांति वास्तव में अत्यंत व्यापक पैमाने पर हुई, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज की कायापलट
अन्य किसी भी परिवर्तन के मुकाबले कहीं बड़ी तेजी से और व्यापक रूप से संपन्न हुआ था। देखिए 1851 ईस्वी की महान प्रदर्शनी ने सभी राष्ट्रों की औद्योगिक उपलब्धियों और विशेष रूप से ब्रिटेन की जिन्होंने एक बड़ा ही उल्लेखनीय प्रगति की, उसकी झांकी प्रस्तुत की। और यह प्रदर्शनी लंदन के हाइड पार्क में स्थित क्रिस्टल पैलेस में लगाई गई थी। यह पैलेस विशेष रूप से इसी प्रायोजन के लिए बर्मिंघम में उत्पादित लोहे फलकों से जड़ी शीशों के चादरों से बनाया गया था। देखो सामने है ना। आपको संक्षेप में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इसको सॉल्व करने हैं, बताने भी हैं कि ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में लिप्त रहा, तो इसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या हैं। इस अवधि में किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी। चौथा है बताएं कि ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। भिन्न भिन्न वर्ग का मतलब मैं क्लियर कर देता हूं, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग, इसके बीच में एक नया वर्ग मध्यम वर्ग आ चुका था। विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहां के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। कहता है तुलनात्मक विवेचना करें, कंपैरिजन स्टडी।